कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें राजनीति से परे रखना ही अच्छा होता है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इन 50% लोक संख्या को भी साथ में लेकर जाना होगा। ग्रुप मेजॉरिटी होने के बावजूद ये जो बिल है वो इसी टाइम पे लाना ही क्यों उचित समझा? 1996 से देवगौड़ा जी के समय से ये बात चली आ रही थी, बट कांग्रेस भी राज्यसभा में पारित करवा पाई जिस समय हमने समर्थन किया था। सिर्फ नीति और नियत होने से नहीं होता है, मजबूती होनी चाहिए सरकार में। मैं 1987 की बात करूंगी कि जब राजीव गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था, एक कलेक्टिव एफर्ट हुआ है। विपक्ष बीजेपी को लगातार घेरा है कि आप क्रेडिट सारा खुद लेकर के जा रहे हैं, लेकिन वो जो जर्नी है 27 साल की, उसमें हमने भी एक अहम किरदार प्ले किया है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार धन्यवाद सबको दिया है, लेकिन मैं कह दूं जामा वास्तविकता का किसने पहनाया, तो वो तो एक मजबूत सरकार ही करा पाई। जब 2029 और 2030 की बात थी तो ये स्पेशल सेशन बुला करके ही इस बिल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों पारित करा गया? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय कब हो, बहुरी करेगा कब। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बड़े फैसले हो सकते हैं, लेकिन विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसी कोई बात सामने आई भी नहीं थी, और अचानक विपक्ष के लिए भी ये बाउंसर रहा था। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सरकार तो बाउंसर ही फेंकती है, और इस बाउंसर को बहुत कुछ लोग कैच नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स 3.0 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ हैं बीजेपी एमपी भुवनेश्वर से और बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन अपराजिता सारंगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्पेशल पार्लियामेंट सेशन को लेकर के कई तरह की अटकलें थी, कई तरह की बातें हो रही थी। फाइनली जो कहते हैं ना, कैट इज़ आउट ऑफ द बैग वाली बात हो गई है, और विमेन रिजर्वेशन जो बिल है उसके लिए पहली बात है बहुत बहुत बधाई हो आपको भी और तमाम उन महिलाओं के लिए जो कि एक होप की तरह आया है ये बिल। लेकिन क्या माने अपराजिता जी कि ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है बीजेपी के लिए ये बिल? आपको मेरा नमस्कार और हम सब को देखने वालों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं कह दूं कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें राजनीति से परे रखना ही अच्छा होता है। महिलाओं का मुद्दा एक वैसा ही मुद्दा है। 50% लोक संख्या हमारे देश की महिलाएं हैं, और हम सब जानते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इन 50% लोक संख्या को भी साथ में लेकर जाना होगा। तो कहीं ना कहीं मैं कह दूं कि ऐतिहासिक क्षण वो था जब इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया, और हम सब के लिए गर्व की बात है कि केवल महिलाओं ने इसका समर्थन नहीं किया, पुरुष भी आए, सब ने मिलकर इसका समर्थन किया। और जैसा कि आप जानती हैं, लोकसभा में 454 वोट आए और राज्यसभा में भी 100% वोट आए। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही सुंदर संकेत है समाज के लिए भी कि हम सब जुटकर चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें और अनुकूल वातावरण की सृष्टि हो, सकारात्मक वातावरण की सृष्टि हो महिलाओं के बढ़ने के लिए। तो हम सब बड़े खुश हैं, आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं। लेकिन जैसा कि अब चुनाव से तो जोड़ा ही जाएगा क्योंकि चुनाव करीब ही हैं, ऐसे में एक और जो चीज़ सामने आ रही है कि ग्रुप मेजॉरिटी होने के बावजूद ये जो बिल है वो इसी टाइम पे लाना ही क्यों उचित समझा? पहले क्यों नहीं इस बिल को लेकर के आए? देखिए, अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न बहुत लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, विकास एक प्रक्रिया होती है। अचानक रातों रात समाज पूरा विकसित हो गया, महिलाएं बहुत आगे आ गई, ऐसा नहीं होता है। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में कहा, यही समय है, सही समय है। इसका अर्थ यह हुआ कि 2014 से 26 मई 2014 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद का भार संभाला, और उस समय से अभी तक 9 वर्षों में धीरे धीरे करके महिलाओं के लिए एक सकारात्मक परिवेश सृष्टि करने की दिशा में उनकी सरकार ने काम करना शुरू किया। ये समझने वाली बात है। देखिए, जब इतना बड़ा निर्णय हुआ, इसके पहले थोड़ी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। तो हमने करीबन 11 करोड़ शौचालय बनाए, हमने 9.5 करोड़ गैस सिलेंडर्स दिए, और उसके अलावा मुद्रा लोन वितरित किए गए जिसमें से कि 60% मुद्रा लोन महिलाओं को गए। और मैं बता दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम किए गए, और सैनिक स्कूल में बच्चियों का दाखिला कराया गया।
आर्मी में कमीशन्ड हुई महिलाएं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अनवरत चेष्टा प्रधानमंत्री जी की सरकार की रही कि हम महिलाओं को प्रगति पथ पर लाएं, महिलाओं को विश्वास दें कि यह सरकार उनकी भी सरकार है, और धीरे धीरे करके अभी यही समय है, सही समय, जब लगा कि नहीं, हम इतना बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए 27 सालों से तो यह कार्य नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री जी की सरकार ने कैसे कर दिया। दो खूबियां किसी भी सरकार में होनी ज़रूरी है इस तरह के ऐतिहासिक कार्य करने के लिए। सर्वप्रथम राजनीतिक इच्छा शक्ति, और दूसरा होता है सबको साथ लेने की काबिलियत, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एबिलिटी टू बिल्ड कंसेंसस। तो इसके पहले क्यों नहीं हुआ? 1996 से देवगौड़ा जी के समय से यह बात चली आ रही थी। 9 मार्च 2010 कांग्रेस चौकी पर बैठी थी, चेयर पर बैठी थी, बट कांग्रेस भी राज्यसभा में पारित करवा पाई, जिस समय हमने समर्थन किया था, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था, लेकिन लोकसभा में नहीं करवा पाई। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ नीति और नियत होने से नहीं होता है, मजबूती होनी चाहिए सरकार में, सशक्त होना है सरकार को, स्थायी होना है सरकार को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। और उन्होंने ठीक समय पर, जब पृष्ठभूमि बन गई थी, तो ठीक समय पर करके दिखा दिया। जी, आपने मजबूती की बात कही, इंटेंट की बात कही अपराजिता जी, लेकिन एक और जो बात अहम इसी सवाल से मेरी जो जुड़ी हुई है जो बात, वो ये है कि 27 वर्ष का ये जो सफ़र रहा है। मैं 1987 की बात करूंगी कि जब राजीव गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था, फिर 1996 देवगौड़ा जी के टाइम पे, फिर उसके बाद 2010 में, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त सुषमा स्वराज जी ने बधाई भी दी थी सोनिया गांधी जी को कि आप का जो जिस तरह से एफर्ट डाली गई हैं इस बिल को लेकर के, वो वाकई में सराहनीय। एक कलेक्टिव एफर्ट हुआ है जिसमें कांग्रेस का भी एक बड़ा एक रोल है। ऐसे में जब क्रेडिट लेने की बात है, क्योंकि ऑपोजिशन इस चीज़ को, विपक्ष बीजेपी को लगातार घेर रहा है कि आप क्रेडिट सारा खुद लेकर के जा रहे हैं, लेकिन वो जो जर्नी है 27 साल की, उसमें हमने भी एक अहम किरदार प्ले किया है। बिल्कुल मानती हूँ। किसने कहा कि हम 100% क्रेडिट लेना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं? अरे श्रेय तो सारे उन लोगों को देना चाहिए जिन्होंने इसका समर्थन किया, क्या पुरुष, क्या महिला, क्या कौन सा दल। आपने सही कहा, कांग्रेस हो या फिर कोई भी अन्य दल हो, सबने मिलकर इसका समर्थन किया और इसलिए इतने वोट्स आए। लेकिन मैं कह दूं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लायन शेयर ऑफ द क्रेडिट होता है कि भाई किसने करवाया, जामा वास्तविकता का किसने पहनाया, इस आइडिया को यथार्थ में किसने परिणत किया, तो वो तो एक मजबूत सरकार ही करा पाई। उनके पास नंबर नहीं थे, उनके पास नियत थी और नीति थी, लेकिन नंबर नहीं थी। तो अगर नंबर नहीं थे, संख्या नहीं थी, जो लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो लोग आगे ही क्यों बढ़े? तो अभी हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार धन्यवाद सबको दिया है कि सबकी वजह से यह हुआ है, सबका योगदान रहा है। लेकिन ऐसा न हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कम दिया जाए। देखिए, उन्हीं की वजह से, उनके नेतृत्व में हुआ, यह तो हमें मानना ही पड़ेगा। अच्छा, ऑपोजिशन की एक और डिमांड, क्योंकि तमाम तरह की डिमांड है, तो ऐसी डिमांड भी आ रही है कि इमीडिएटली इसको लागू किया जाए। 2024 के चुनाव में ओबीसी कोटा को लेकर के बात हो रही है, कोई कह रहा है चुनावी जुमला है ये। तो डायनेमिक्स और अर्थमेटिक्स समझने की कोशिश करूँगी मैं कि ये जो बिल है इसका डायनेमिक्स और अर्थमेटिक्स क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये बातें उठ कर आ रही हैं कि भाई 2024 में आप लागू कर दीजिए, तो थोड़ा सा ठंडे मन से सोचना पड़ेगा। देश को चलाना 140 करोड़ जनता का देश है, छोटी बात नहीं होती है, बहुत परिपक्वता की ज़रूरत पड़ती है। और मैं प्रशासनिक अधिकारी रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ कि हमें माइन्यूटेस्ट डिटेल्स में जाना पड़ता है। जब किसी भी कार्यक्रम का रोल आउट होता है तो बहुत सारी बातों को, बहुत सारे पक्षों को देखना पड़ता है, कहीं कोई चूक न रह जाए, कहीं ग्लिचेस न रह जाएं। जब कार्यान्वयन हो तो कहीं ऐसा न हो कि कोई एक जगह छोड़ दी जाए कि कोई एक प्रभावित व्यक्ति, नकारात्मक तरीके से प्रभावित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाए PIL में। हम नहीं चाहते हैं कोई सुप्रीम कोर्ट जाए, हम चाहते हैं कि यह यथार्थ में परिणत हो, ग्राउंडेड हो। देखिए, दो बातें हैं, एक है कि हमें सेंसस कराना ही है, और दूसरा है कि परिसीमन की ज़रूरत है, डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन किया जाएगा। जब सेंसस होगा, जब हम जान जाएंगे कि किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी संख्या है
लोक संख्या, तो उसके आधार पर परिसीमन होता है किसको कितनी सीट्स दी जाएंगी। तो इसकी वजह से मैं कह दूं कि कोरोना था, स्थिति ऐसी थी कि हम उस समय नहीं करा पाए, नहीं तो हो सकता हो गया रहता, नहीं हो पाया, मानती हूँ। तो सेंसस हमें कराना है जो 2024 के इलेक्शन के तुरंत बाद होगा, ऐसा हमारे वरिष्ठ नेताओं ने संसद में भी कहा। और दूसरा मैं एक आपको याद दिलाना चाहूँगी सबको आपके माध्यम से कि 2001 में 84तम संशोधन हुआ था संविधान का, 84th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें कहा गया था कि 2026 तक परिसीमन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसका अर्थ हुआ कि 2026 तक किसी भी विधानसभा में और लोकसभा में सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसकी वजह से 2026 तक तो परिसीमन का सवाल ही नहीं है, डिलिमिटेशन आयोग बनेगा। तो पहले सेंसस हो जाए, उसके बाद हम डिलिमिटेशन कराएंगे। एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के एक अंग हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, एक भारत के नागरिक के हिसाब से कहती हूँ। आर्टिकल 370 हो या वन नेशन वन टैक्स की बात हो या फिर आपकी ट्रिपल तलाक की बात हो, जितने भी बड़े बड़े ऐतिहासिक पदक्षेप प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, कैसा भी कार्यक्रम हो, उसके कार्यान्वयन में कहीं कोई भूल चूक अभी तक नहीं हुई है 9 सालों में। तो इसलिए हम बहुत समझदारी के साथ इस कार्य को हाथ में ले तो बेहतर है। अभी मैंने कहा था, कुछ समय पहले किसी ने पूछा था कि भाई जल्दी से कर दो। उन्होंने कहा कि भाई थाली में पकवान हैं लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि थाली में पकवान है मानती हूँ, लेकिन पकवान ढंग से तैयार हो, ऐसा ना हो कि पकवान खा के बदहजमी हो जाए। तो हमें पकवान को सही ढंग से बनाना है, कोई PIL में सुप्रीम कोर्ट न जाए। इसलिए जो प्रक्रिया है, जो शासन की प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, उसको तो फॉलो करना होगा और सब्र की ज़रूरत है। इतना कुछ हो गया तो वो भी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, अड़चन ही नहीं आएगी, और 2029 में हम ज़रूर इसे लागू करेंगे। अच्छा, ऐसी भी बात है कि जब 2029 और 2030 की बात थी तो ये स्पेशल सेशन बुला करके ही इस बिल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों पारित करा गया? अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, सितंबर 19, 2023 गणेश चतुर्थी, अच्छा दिन, शुभ दिन। उस दिन हमारा गृह प्रवेश था, हम नए संसद में गए, और जब गृह प्रवेश होता है तो गृह लक्ष्मी का तो आदर करना ही पड़ता है। तो उसी समय हमने विमेंस रिजर्वेशन बिल को लिया। प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगा, उनकी सरकार को ऐसा लगा कि हम इतना शुभ कार्य गणेश चतुर्थी के दिन करने जा रहे हैं, तो ये जो इतना बड़ा काम है, लक्ष्मी की पूजा, गृह लक्ष्मी की पूजा, उसके साथ ही इसकी शुरुआत की जाए, श्री गणेशाय नमः। तो इसी वजह से हमने स्पेशल सेशन बुलाया, क्योंकि गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को था। तो आप अगर ऐसे देखें तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय कब हो, बहुरी करेगा कब। तो मुझे लगता है कि हुआ तो अच्छा हुआ, और 5 दिन में ये काम निपट गया। हम क्यों 3 महीना और वेट करते विंटर सेशन के लिए। अच्छा, ये भी अपराजिता जी बात हो रही थी कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बड़े फैसले हो सकते हैं, लेकिन ये विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसी कोई बात सामने आई भी नहीं थी, और अचानक विपक्ष के लिए भी ये बाउंसर रहा था। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सरकार तो बाउंसर ही फेंकती है, और इस बाउंसर को बहुत कुछ लोग कैच नहीं कर पाते हैं, ये भी है। तो अटकलें बहुत लगाई जाती हैं, अनुमान बहुत किए जाते हैं, लेकिन सही समय पर सही कार्य होता है। अच्छा, लोकसभा की जो सीटें बढ़ाई, नई लोकसभा है उसमें सीटें ज़्यादा हैं, तो उसको लेकर के भी पहले से ये चीज़ तय थी कि कुछ ऐसा लेके आएंगे कि जो 33% जो हम विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के आएंगे तो उससे जो नंबर बढ़ जाएंगे उनको इंक्लूड करके, और जो इनकम्बेंट MPs हैं, जो सीटें हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। नहीं, अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई कार्यक्रम किया जाता है देश में जिसका प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ता है, तो हमेशा दूरदर्शिता के साथ हमें वो नीति बनानी पड़ती है, बहुत दूरदर्शिता की ज़रूरत होती है। तो जब हम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, स्वाधीनता से अब तक 75 साल हुए और उसके बाद हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमें दूरदर्शिता के साथ, बड़ी परिपक्वता के साथ काम करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर परिसीमन तो होगा ही, और परिसीमन अगर हुआ सेंसस के आधार पर तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही,
और सीटें तो बढ़ेंगी ही, विधानसभा हो या लोकसभा हो। तो इसी वजह से जो आपने देखा वो जो लोकसभा है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर है, तो बहुत सारी सीटें हैं उसमें, बड़ा अच्छा लगता है भी बैठने में। तो कहीं ना कहीं दूरदर्शिता का परिचायक है, हमारी सरकार की दूरदर्शिता को प्रमाणित करता है। ये जब बिल को लेकर के जिस तरह से बातें हो रही, क्योंकि मैंने आपसे बोला डायनेमिक्स और अर्थमेटिक्स समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक कई जगह पे ये भी था, क्योंकि आपने एक ब्यूरोक्रेटिक पद पे आप रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ 1996 बैच से 94 बैच से आप हैं, और बहुत लंबे अरसे तक आपने ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन संभाली हुई है, आपके हस्बैंड भी एक ब्यूरोक्रेट हैं। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी को देखते हुए आपने बहुत करीब से ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल से आप जुड़ी भी हुई होंगी। ऐसे में कई बार ये देखा गया है कि पंचायतों में देखा गया है कि पंचायत पति करके जो चीज़ है वो बड़ी कॉमन है। तो इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि जो 33% रिजर्वेशन हम दे रहे हैं तो वो महिलाएं जो चुन करके आएंगी, जो महिलाएं रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो महिलाओं का ही रिप्रेजेंटेशन रहे, क्योंकि बड़ा एक तबका है, 33% बहुत बड़ा परसेंटेज है महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए। बहुत सही प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर हम नकारात्मक हो जाएं, अगर हम कहें कि सरपंच पति वाली स्थिति होगी और हम महिलाओं को आगे बढ़ने न दें तो गलत होगा। ये नकारात्मक सोच का परिचायक है। हमें महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देनी होगी, अवसर देना होगा, और इसीलिए तो हम उनके लिए एक सकारात्मक परिवेश की सृष्टि करते हैं, अनुकूल वातावरण की सृष्टि करते हैं, हाथ पकड़ के कुछ समय चलाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो विमेन रिजर्वेशन है 15 साल के लिए ही रखा गया है, और उसके बाद संसद की तरफ से चिंता की जाएगी, विचार किया जाएगा कि आगे बढ़ाएं क्या नहीं। तो इसका कारण है, नहीं तो फिर अनादिकाल तक ये रहता, ऐसा नहीं है। देखिए, विकास एक प्रक्रिया होती है। 46% पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं हैं। तो जब मैं जिला कलेक्टर थी, मुझे याद है करीबन 20 साल पहले, तो उस समय सरपंच पति हावी रहते थे, महिलाओं को बोलने नहीं देते थे। और मैं जो कि महिला थी, मैं उस समय भी बहुत बिगड़ती थी कि भाई महिला को बोलने दो। और अभी मैं देखती हूँ सांसद के तौर पर महिलाओं से मिलती हूँ, उन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों से जब मिलती हूँ तो परिवर्तन काफ़ी आया है। तो धीरे धीरे महिलाओं में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हो रही है, देश बदल रहा है, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास की सृष्टि हो रही है, तो ये जो 33% है, मुझे नहीं लगता है कि आते आते ही जो सांसद पति वाला जो सिंड्रोम होगा वो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हाथ पकड़ना भी पड़ा तो क्या दिक्कत है, अगर 1-2 साल हाथ भी पकड़े तो क्या दिक्कत है। और मैं एक बात बता दूं, पुरुषों के साथ मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को आधार करके कह रही हूं कि पुरुषों के साथ प्रतियोगिता का वातावरण न रहे तो अच्छा है। प्रतियोगिता की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए, पूरक हम होना चाहिए। अगर वो हमें सहायता भी कर दें तो क्या गलत है। अगर मैं अपने पति को सहायता कर दी उनके कार्यक्षेत्र में तो क्या गलत है, बहुत ही अच्छी बात है। ये सपोर्ट और पूरक वाली बात बहुत अच्छी कही अपराजिता जी। और दूसरी बात ये है कि विधानसभा में अभी तक बात करूँ तो छत्तीसगढ़ को छोड़ करके 15% से ज़्यादा विमेन रिप्रेजेंटेशन अभी है नहीं भारत में। तो ये जो तस्वीर जो बदलेगी या बदलने का जो प्रयास है, जो जैसे आपने बोला कि ओवरनाइट तो कुछ होता नहीं, ये प्रयास होता है, किस तरह से आपको ग्रास रूट लेवल पे जुड़ना पड़ेगा, किस तरह ये तस्वीर बदलने का प्रयास करना पड़ेगा? तो है, मैं मानती हूँ आपने जो कहा, आह्वान तो है, चैलेंज तो है, और बहुत ही पेचीदगियाँ हैं। बहुत आसान नहीं होगा सेंसस करवाना, डिलिमिटेशन कराना, सबको संतुष्ट करना, सारे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को संतुष्ट करना, ये बहुत बड़ा कार्य है जो मुझे लगता है कि एक बलिष्ठ, स्थायी, सशक्त सरकार ही कर सकती है। और जैसा कि हमने बड़े बड़े पदक्षेप लिए हैं और ढंग से काम हुआ है, तो ये होगा। हम सकारात्मक रहें, हम पॉजिटिव रहें, निश्चित तौर पर किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चुनौतियां तो आएंगी नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि जेन ज़ी, जैसे आपसे पहले बात भी हो रही थी शो से पहले, बहुत ज़रूरी है कि उनको पॉलिटिकल सिस्टम समझाया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपका टाइम था या अभी तक कुछ समय वक्त पहले तक, पॉलिटिकल सिस्टम की जो नॉलेज थी वो इनग्रेन्ड थी,
नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इसी नई पीढ़ी के लिए 33% जो बिल है आने वाले 15 साल में यही गेम चेंजर उन लोगों के लिए होगा। तो पॉलिटिक्स को लेकर के एक जागरूकता, एक सही तरीके के एथिक्स डेवलप करने की कितनी ज़रूरत है और क्या प्रोसेस रहना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है कि महिलाओं के लिए सचेतनता विकास कार्यक्रम तो होना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एस्पिरेशन लेवल बढ़ेगा। यह जो निर्णय हुआ, इससे जो महिलाएं अभी पंचायती राज व्यवस्था में हैं निर्वाचित होके, उनके सपने बढ़ेंगे। आप वो भी सोचिए, उस दृष्टि से इसे देखिए। वो भी चाहेंगी विधायक होना, एमएलसी होना, वो चाहेंगी सांसद होना। तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपने दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़ना चाहेंगी और एक सकारात्मक परिवेश की सृष्टि पूरे समाज में होगी। और महिलाओं के लिए तो ऐतिहासिक क्षण था और यह बहुत ही बड़ा निर्णय है। मैं एक महिला होने के नाते कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, महिलाओं को हमेशा से मोदी सरकार में एक गेम चेंजर माना गया अपराजिता जी, चाहे फिर जो भी प्रयास हुए ट्रिपल तलाक से लेकर के अभी तक, और एक गेम चेंजर रही भी हैं, चाहे चुनाव में हमने लोकसभा चुनाव में देखा भी है और विधानसभा चुनाव में भी, इसका यूपी विधानसभा चुनाव, तमाम ऐसे चुनाव हुए जिनमें इसके नतीजे भी देखे हैं। आपको लगता है कि इस चीज़ को लेकर के एक मोटिवेशन मिल करके एक गेम चेंजर का रोल आने वाले चुनाव में महिलाओं का अद्भुत आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के सर पर है, ये तो मैं कहूँगी। जहाँ जहाँ चुनाव हुए, बहुत संख्या में महिलाएं कैंपेन के समय आती हैं। और मैं कह दूं आपको, जब 2019 का निर्वाचन हुआ था, उस समय 67.18% महिलाएं वोटर्स थीं, उन्होंने वोट दिए, जबकि पुरुषों का परसेंटेज कम था। 67.01% पुरुष आए थे वोट देने के लिए। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में जागरूकता बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हुई हैं महिलाएं, जो देश के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा संदेश हम सब के लिए है। तो महिलाओं को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। अब मुझे नहीं लगता है किसी का चॉइस भी है, हमें तो लेना ही पड़ेगा साथ, और वो बढ़े तो देश बढ़ेगा। जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट रही हैं और एक अच्छे पद पे आपने संभाला है, एक बहुत करीबी, जैसे मैंने बोला अभी ग्रास रूट लेवल से आप जुड़ी हुई। अब भुवनेश्वर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कई वक्त आपने भुवनेश्वर में बहुत वक्त बिताया है। क्या जर्नी आपकी रही? एक ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में आप आई, वो एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। पॉलिसी मेकर और पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत डिफरेंट एक सिक्के के दोनों अलग अलग पहलू हैं। आपकी जर्नी कैसी रही? कैसे सोचा कि पॉलिटिक्स में आऊँ? बहुत ही अच्छा प्रश्न फिर से। देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगी। बड़े चुनौतीपूर्ण सीट्स और अगर मैं कहूँ पद मुझे दिए गए थे जब मैं प्रशासनिक अधिकारी थी। राज्य सरकार में मैंने बहुत काम किया, 19 साल काम किया, और करीबन 5 साल मैं भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव थी। और मनरेगा कार्यक्रम, जो विश्व का सबसे बड़ा दारिद्र्य दूरीकरण कार्यक्रम है, वो मैं देख रही थी। तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अचानक लगा कि बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। हज़ार लोगों के जीवन से अपने जीवन को मैं जोड़ना चाहती हूँ, और अधिक चुनौतियों की इच्छा हुई, अधिक आह्वान मेरे जीवन में आए, और इसलिए मैं राजनीति की तरफ आई। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हमें देश को बदलना है, अगर समाज को बदलना है, अगर सकारात्मक परिवर्तन समाज में लाना है, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक विल से नहीं होगा। तो जब ऐसा लगा तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी सेवा की मनोवृत्ति लेकर विकास करने के लिए राजनीति में आऊं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रेरणा मिली। वो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की बात करते रहते हैं, और मैं यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी थी ग्रामीण विकास मंत्रालय में, और 2014 से 2018 मैं मंत्रालय में यहाँ दिल्ली में थी। तो इस वजह से उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्यप्रणाली को देखा तो बहुत प्रेरणा मिली। लगा कि नहीं, गुरु तो यही हैं, और जैसा गुरु कहेगा वैसा ही करूँगी। और फिर उनको देखकर मैं यहाँ आ गई और उनके साथ हूँ। आपको फिर से मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, जो ऐतिहासिक बिल पारित हुआ है, और जिस तरह का अब सूरत हाल बदलेगा, उसके लिए एक बार फिर आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।